नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। स्पेस के बारे में कुछ लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, बहुत कुछ। स्पेस और प्लैनेट्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। कि इतने बड़े जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, जुपिटर छोड़ो, मार्स भी, मतलब इट्स क्वाइट बिग, मून, चंद्रमा, ये हमारे रियलिटी में क्यों है। और मुझे रियलिटी के बारे में भी बातें करनी है, क्योंकि बचपन में मैं खुद के हाथों को देखता था और खुद से पूछता था कि ये क्या है, मैं ह्यूमन कैसे हूँ, ह्यूमन होने का मतलब क्या है, आप कौन हो, ये क्या हो रहा है, ये लाइट्स ऐसे क्यों हैं। ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते थे। आजकल आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड कि आई फील कि मैं कोई सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस सिमुलेशन में अटका हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में ये लगता है कि यार वो मस्त मूवी थी, पर ये असलियत है। एज एन आत्मा की दुनिया असलियत होती है। उस पर्सपेक्टिव से स्पेस का सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेस होता क्या है? आप वो माया के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, ओके, है ना। एक तो है कि फिजिकली क्या ये सब है इन दिस टाइम पीरियड दैट वी सी। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि हम हैं, है ना, हमको वो सब दिख रहा है। क्या हमारे ऋषियों को भी वो सब दिखा? ऑफ कोर्स। इसलिए तो जब हम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट, उसमें सारे ग्रहों की बात आती है कि कौन रूलर प्लैनेट है, तो वो कहेंगे बृहस्पति। बृहस्पति मतलब क्या? जुपिटर। उन्हें कैसे पता था कि जुपिटर है भी? वो ऑब्जर्व करते थे ना। एक तो है कि एक वो ऑब्जर्व करते थे, उनका ऑब्जर्वेशन पावर हम सबसे कहीं ज्यादा था। पहली बात तो वो जो हम कहते हैं ना कि योग से सिद्धि मिलती है जी। तो एक तो सारे वो स्वयं योगी थे, सो दे कुड सी, ऑब्जर्व, और उतने ऑब्जर्वेशन से दे कुड इन्फर थिंग्स, दैट इज वन। दूसरा, डीप मेडिटेशन, यू मेडिटेट सो यू प्रोबेबली नो, बट कई बार हमारा जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, दैट हेल्प्स लर्निंग एज वेल। ठीक है, सो हाउ डू पीपल लर्न? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग थियोरी है इस बारे में, दैट हाउ डू यू लर्न और हाउ डू यू मेक द राइट डिसीजन। यू कैन मेक द राइट डिसीजन जब आपके पास पूर्ण, या तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। सो नॉलेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर सब कुछ आप जानते हो तो आप सही से डिसीजन ले सकते हो। जैसे लोग कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। Exactly. तो ये डेटा गैदरिंग सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। Okay. परंतु जरूरी नहीं है कि सारा डेटा आपके पास हर बार हो। सो देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इंट्यूशन। इंट्यूशन ऐसा हो कि आपको सामने हो ना हो, यू स्टिल गैदर दैट इंट्यूटिवली, यू नो कि क्या सही है क्या गलत है। सो दैट पावर इज इनफाइनाइट। वो भी सबकी नहीं होती। समवेयर आई थिंक हमारे ऋषियों के पास वो इंट्यूटिव पावर थी। वी आर समवेयर इन द मिडिल। थोड़ा बहुत इंट्यूशन भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। मिडिल मतलब हमसे कम कौन है? अगर आप सचराचर जगत की बात करें तो आई थिंक जो ब्रेन डेवलपमेंट हमारा है, इमोशनल और ब्रेन डेवलपमेंट, हम शायद प्राणियों से हमारी डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा है। तो जानवरों से। हाँ, ओके। बट ऐसा नहीं कि उनमें भी जीव है, उनमें भी मन है, इमोशंस तो उनमें भी जैसे है। व्हेल्स और एलिफेंट्स, सारे ऑल ऑफ दोस, राइट। पता है व्हेल्स और एलिफेंट्स लॉन्ग लॉस्ट कजिन्स हैं। दे फ्रॉम द सेम अनरिलेटेड Wow, पॉइंट। okay, that's a पर good point for me अगर to आप know. किसी एलिफेंट की आंखों में देखोगे, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ दिखेगी हमेशा, और बहुत ज्यादा इमोशन दिखेगी। एंड दे से द सेम थिंग अबाउट व्हेल्स। और वाइल्ड में व्हेल्स एक्चुअली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट भी करते हैं। Wow, okay. लाइक दीज थिंग्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। एनीवे, बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर ले। मैं इन चीजों के बारे में भी सोचता हूँ कि ऐसे प्राणी क्यों है इस दुनिया में, हमें क्या सीखना है इनसे। रणवीर, आप ना वो ऑलरेडी आध्यात्म के एक सीमा पर पहुंच गए हो। कुछ कुछ लोग होते हैं जो वो संस्कार से जन्म लेते हैं। आप में शायद वो संस्कार ऑलरेडी है, क्योंकि नहीं तो लोग इस बारे में सोचते भी नहीं कि मैं क्या हूँ। वो जो ये प्रश्न सारे हमारे जो उपनिषद हैं उनमें इवेंचुअली यही तो प्रश्न है कि हम कौन है, हम कौन है, आत्मा क्या है, हम क्यों है। तभी जाके तो इवेंचुअली ऋषियों ने कहा ना, इन दैट डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इवेंचुअली वो जो ब्रह्म तत्व है जिससे ये सारा जगत हमको दिखाई पड़ता है, जिससे हम सब है, इवेंचुअली हम भी उसी का तत्व है। ऑफ कोर्स मैं ये पढ़ी हुई बात कह रही हूँ, हैव आई रियलाइज दैट बहुत दूर वहां से। पर बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारे खुद के शरीर के अंदर या खुद की आत्मा के अंदर खुद का एक यूनिवर्स होता है। आप ये मानते हो? ऐसी कुछ, ये बेसिकली वही लॉजिक है। तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर तो सब कुछ है ही ना। पानी तत्व हमारे अंदर है, भूमि तत्व हमारे अंदर है, हवा हमारे अंदर है, जो वायु तत्व, सब कुछ तो हमारे अंदर है। पंच महाभूत से दुनिया बनी हुई है, पंच महाभूत से यूनिवर्स बना हुआ है। हम भी तो उसी पंच महाभूत के
तो क्या से बने हैं। आप और हम और ये रूम और ये इक्विपमेंट भी किसी प्राणी के अंदर है, किसी इंसान या किसी देवता के अंदर है? एंड माय एक्चुअल क्वेश्चन इज, मैंने ये कहावत कहीं सुनी थी कि गॉड इज ऑल्सो बीइंग दैट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो क्या ये सच है कि हम भी भगवान के मन के अंदर है और हम बस उनकी रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके शरीर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? एक कथा है इसमें, आपको जनक और अष्टावक्र की कथा पता है? नहीं, बताइए। तो जनक राजा हैं, मिथिला के राजा हैं, और एक बार वो उनको कैसे कैसे शुरू करूँ इसको मैं? तो जनक राजा जो है, एक बार उन पर बहुत विपत्ति आ जाती है, और वैसे तो वो राजा हैं, इतने सारे ऐश्वर्य में वो पले बड़े हैं, पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ तो युद्ध में वो हार जाते हैं और उनको दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति कि खाने के लिए भी उनके पास कुछ होता नहीं है। तो पहले तो वो जाते हैं और देखते हैं कि कहीं खाना मिल रहा है क्या। तो वो देखते हैं, अच्छा एक जगह पर खाना बांट रहे हैं, लंगर जैसा लगा है, खाना बांट रहे हैं। तो वहाँ वो जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो वो कहते हैं, अरे ऐसे खाना नहीं मिलेगा, अपना कुछ लेकर आओ, अपनी थाली या कुछ लेकर आओ तो ही तुमको खाना मिलेगा। तो वो कहते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोलते हैं, जाओ जाओ भागो यहाँ से। अच्छा, ये राजा के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो वो किसी एक कुम्हार के पास जाते हैं जो मटके बनाते हैं, थाली वगैरह बनाते हैं। उनको कहते हैं कि मुझे थाली दो। तो वो कहता है, बट नहीं, पहले तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। इवेंचुअली ऐसा कुछ होता है, वो थाली टूट जाती है, ठीक है। और इनके मन में, आप सोचो ये सब हो रहा है एक राजा के साथ, तो उसके मन में कितनी पीड़ा हो रही होगी, है ना, कितनी वेदना हो रही होगी, क्योंकि अभी वो राज सिंहासन पे बैठे थे, सेवक उनके आसपास घूम रहे थे, और अचानक से ऐसी परिस्थिति आ गई है कि खाने के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। इससे ज्यादा वेदना की बात क्या हो सकती है? पर वो अचानक से थाली टूटती है और अचानक से जनक जाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनके सपने में ये चल रहा था। पर जब वो जागते हैं तब ही इज लाइक, ये सच है कि वो सच है? क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं या क्या वो सपना था? इवेंचुअली अष्टावक्र ऋषि जो हैं वो आते हैं और वो आध्यात्म, और एग्जैक्टली जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उस पर चर्चा होती है, और अष्टावक्र गीता नाम से वो प्रसिद्ध है, ठीक है, कि वही वो आत्मा क्या है वगैरह। तो इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू दिस ओनली, कि ये जगत जो है इट्स ट्रांजिएंट है ना, रहने वाला नहीं है। भले ही हम आज के लिए हमारी ये रियलिटी है, परंतु वंस वी डाई थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब हमारा शरीर असलियत में एक्चुअली हमारे कपड़े हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना, जैसे हम कपड़े खराब होते हैं छोड़ देते हैं, वैसे ही आत्मा भी तो है जो शरीर से शरीर में जाता है। जैसे ही एक शरीर बूढ़ा हो गया, ये हो गया, छोड़ दिया और अगला जन्म लिया। तो सच ये है या सच वो है? बहुत अजीब फील हो रही है इन कपड़ों के बारे में। परंतु शरीर अद्य खलु धर्म साधनम, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जन्म के लिए, विचारों के लिए, समझने के लिए, जीवन में सही दृष्टि डेवलप करने के लिए, ये बात समझना कि इवेंचुअली तो हम सब आत्मा ही हैं। तो ही वो समत्व आएगा कि भाई जो चल रहा है वी आर एबल टू एक्सेप्ट इट इजीली, क्योंकि थिंग्स आर टेम्पररी, राइट। आज बुरा भी है तो कल अच्छा है, एंड दोनों में आई हैव सम पार्ट टू प्ले, बट दैट्स नॉट द ओनली पार्ट टू प्ले। सो दिस गिव्स अ पर्सपेक्टिव, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दैट फॉर दिस टाइम पीरियड ये भी सच्चाई है ना। एंड द रीजन आई एम सेइंग इज, अगर हम अपना शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, है ना। तो शरीर का ध्यान रखना भी आवश्यक है, बिकॉज धर्म का काम, कोई भी काम करने के लिए इवेंचुअली, आज तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है ना, सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आत्माओं में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता, पर आप एक औरत क्यों हो और मैं एक मर्द क्यों हूं, ये क्यों हो रहा है? देखो दुनिया, अच्छा आपके ये सारे प्रश्नों के आई कांट से कि यही सही उत्तर है या नहीं है, तो मैं दर्शकों से कहूंगी कि ये मेरा मंतव्य है, जो भी मैं कह रही हूँ। मंतव्य मतलब मेरा ओपिनियन है, मेरे विचार हैं, बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स, बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत जो देवानुग्रह रहा है, जो मैं पढ़ पाई हूँ, जो समझ पाई हूँ, जो योग में भी सीखा है जी, उसके पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रही हूँ वो पत्थर की लकीर है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक ये ऐसे विषय है जिसपे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग रियलाइजेशंस हो सकते हैं। जो प्रश्न आप पूछ रहे हो है ना, कि
जगत को चलने के लिए, अच्छा एक तो है कि हम आए ही क्यों, आप पुरुष और स्त्री तो बात की बात आती है, हम आए ही क्यों, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व था उसको लगा पहले वो अकेले था ब्रह्म तत्व, ठीक है, विदाउट फॉर्म विदाउट शेप एनीथिंग। फिर उनको लगता है कि मैं एक ही हूँ, तो आई वांट टू बिकम मोर, ठीक है। तो इट डिवाइड्स इटसेल्फ एंड देन ऑल दिस जो प्रकृति है एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रकृति चलती कैसे रहे? तो प्रकृति को चलते रहने के लिए यू नीड कि जैसे प्रोक्रिएशन होता रहे, प्रोक्रिएशन कैसे हो, यू नीड अ मेल एंड अ फीमेल फॉर दैट, राइट, फॉर द प्रोक्रिएशन टू हैपन। ये बात केवल मनुष्यों में है ऐसा नहीं है, है ना, सारे प्राणियों में ये बात है, वी आर नॉट डिफरेंट इन दैट सेंस। एंड ये प्रोक्रिएशन होने के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता है, उसमें से एक तत्व को आप पुरुष तत्व कहो, एक तत्व को आप स्त्री तत्व कहो, ठीक है। तो वो तो नामकरण तो हमने किया है ना इन अ वे, जस्ट दैट इस समाज को जारी रखने के लिए वी बोथ प्ले आवर इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। आई ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, बीइंग व्हाट वी आर, और ये जगत चलते रहता है, और ये चलते रहना आवश्यक है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हमारे धर्म में न्यूमरोलॉजी का कोई फैक्टर होता है? न्यूमरोलॉजी के बारे में लिखा गया है कहीं? जहां तक मुझे ज्ञात है, गणित तो जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ज्योतिष शास्त्र को गणित में मणि कहा जाता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स का जेम कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अनलाइक व्हाट वी जस्ट टेंड टू अज्यूम कि भाई केवल प्रेडिक्शंस करते हैं फ्यूचर का, ऐसा नहीं है। वो जो प्रेडिक्शंस करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। परंतु न्यूमरोलॉजी एज वी अंडरस्टैंड नाउ कि नंबर देखकर भविष्य के बारे में कुछ बताना, इस विषय में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी तो मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र तो मानते हैं, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली द वे वी कॉल न्यूमरोलॉजी। परंतु बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं ज्योतिष शास्त्र पर भी, तो कहीं ना कहीं कदाचित कुछ एस्पेक्ट हो सकता है। आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो? इतनी नहीं, थोड़ी बहुत। लोग पहले भी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते थे बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आपको ये रामायण में तो और भी जानने मिलता है, बट महाभारत में भी जानने मिलता है कि जब युद्ध का समय निश्चित कर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि तारों की, नक्षत्रों की क्या दिशा है। बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं उसमें तारों, गगन में, आकाश में नक्षत्रों की क्या दिशा थी, उसके हिसाब से लोग कहते थे कि अच्छा ये निमित्त अच्छा है या बुरा है। आज भी जो कहते हैं ना कि अच्छा इस समय नहीं जाना, मुहूर्त नहीं है, और ये बुरा मुहूर्त है। दोनों साइड से एक कॉमन डेट चूज करते थे ये लोग। अब ये तो मैं नहीं जानती कौन करता था, पर एटलीस्ट इतना तो समझ आता है कि सब लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। जैसे रामायण में जब दशरथ ये निर्णय लेते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक करना है, ठीक है, तो वो अपने सारे गुरु जो ऋषि हैं उनके यहाँ, उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आप राज्याभिषेक कर दो। तो पुष्य नक्षत्र दूसरे दिन ही होने वाला होता है, तो वो कहते हैं अच्छा इसी आने वाले पुष्य नक्षत्र में कर दो। इनफैक्ट आज भी ये मानते हैं कि जब पुष्य नक्षत्र हो तब वो जनरली शुभ दिन होता है कुछ कार्य करने के लिए। तो ये बात तभी भी आई है। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन इतने वर्षों का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल एक स्पिरिचुअलिटी का जमाना चल रहा है, जहाँ काफी सारी स्पिरिचुअल किताबों में कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में इतना मत घुसो। अगर आपने बहुत ज्यादा मेडिटेट किया, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेयर्स किया, अगर आपने भगवान से प्रार्थना करी, तो आपकी पूरी एस्ट्रोलॉजी बदल सकती है, आपका बर्थ चार्ट बदल सकता है। मेहनत के थ्रू, विल पावर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। आप ये सच मानती हो? ये प्रश्न वही है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का, जो के इसमें जाता है ना कि अगर फ्री विल है तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। कई बार लोग डेस्टिनी को मानते हैं कि ये जो दैवत है वो फैटलिस्टिक है, तो इसको कैसे समझे। तो हम जन्माष्टमी श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो उस विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रादर देन सेइंग कि मैं मानती हूँ कि नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में। तो उनका गीता का जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो आप जानते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि फल की कामना मत करो, वो कह रहे हैं फल पर अधिकार नहीं है। अच्छा, क्यों फल पर अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर
हमें 18वें अध्याय में मिलता है, जहां पर कृष्ण कहते हैं कि कोई भी वस्तु की सिद्धि के लिए, whatever task you undertake, उसके सक्सेस के लिए 5 चीजें उपयुक्त हैं. There are 5 things needed. ये कौन सी 5 चीजें हैं? तो एक तो वो कहते हैं कि अधिष्ठान, कर्ता, करणम, पृथक विधा चेष्टा, और 5वां वो कहते हैं दैवत. ठीक है, और बम्बैया लैंग्वेज में समझाइए. हाँ बस उसी में आ रही हूँ. तो आप ये समझिए, जैसे कि सपोज हम एक ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिज बनाने के लिए हम किसको नियुक्त करते हैं? डू वी हैव द राइट काइंड ऑफ इंजीनियर्स हु आर गोइंग टू टेक इट अप? सो द कर्ता, द वन हु इज गोइंग टू डू इट, जो करने वाला है. करण, क्या वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कैसा सीमेंट चाहिए, कैसे वो लोखंड के खंबे चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी आपको चाहिए, ग्रेवल कैसा चाहिए, वो सारा, दैट इज करण. ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल दैट यू हैव. तीसरा है पृथक विधा चेष्टा. वो ब्रिज बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, टाइम बाउंड, एक के बाद दूसरा, ठीक है, द पूरा एक्टिविटी प्लान दैट यू हैव. चौथा है अधिष्ठान. आप कहाँ पर कर रहे हो? जैसे सपोज ऐसी कोई जगह है जहाँ पे भूकंप बहुत आसानी से आता है, देन थिंग्स माइट चेंज हाउ यू डू इट, राइट? रादर आपने कैसा वो आसपास का सबस्ट्रेटम एनवायरनमेंट कैसा चूज किया है, दैट इज द अधिष्ठान ऑन विच यू आर गोइंग टू बेस और बिल्ड द ब्रिज. अब ये 4, जैसे आज भी हम देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये 4 यू हैव टू डू इट वेल, राइट, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ. बट हैविंग ओनली दीज 4, ये 4 ही केवल सही हो तो भी एक हम रिस्क फैक्टर बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग जब करते हैं, है ना. ये रिस्क फैक्टर को श्री कृष्णा दैवत कहते हैं. दैवत इज दैट, थिंक ऑफ इट एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, थिंक ऑफ इट एज डेस्टिनी, कि आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है, फिर भी एक एस्पेक्ट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. सपोज अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो क्या करो आप? आपने सारी प्लानिंग करी है, आपने सब कुछ देखा हुआ है, फिर भी तूफान को तो यू कुडंट हैव प्रेडिक्टेड, है ना, और सब कुछ धुल गया. मे बी व्हाट यू डन हैज गॉन टू वेस्ट, राइट, वो आपके कंट्रोल में नहीं था. परंतु क्या हम केवल डेस्टिनी पे छोड़ सकते हैं, जस्ट टू से कि अच्छा सब कुछ दैवत है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, होगा वो होगा? तो वो भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि दैवत विल एक्ट ओनली एंड ओनली जब ये 4 चीजें तो आप सही करो. ये 4 चीजें अगर आप सही नहीं करोगे तो डेस्टिनी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो इन आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या हम हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, इसमें यही बातें आती है कि अगर ये 4 हम सही से करेंगे तो देयर इज अ चांस कि आगे का रिजल्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है. पर अगर हम हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम वो सही से नहीं करेंगे, सही से कर्ता नहीं चूज करेंगे, सही से रिसोर्सेज नहीं चूज करेंगे, प्लानिंग ठीक से नहीं करेंगे, तो सक्सेस तो नहीं होना है. दैट वी कांट ब्लेम इट ऑन डेस्टिनी, ठीक है. तो आई होप इट सॉर्ट ऑफ गिव्स एन आंसर. नहीं, फॉर श्योर. पर क्या आप ये मानते हो कि अगर आपके भाग्य में ये लिखा है कि नहीं, आपका करियर इतना भी दूर नहीं जाएगा, सपोज अनफेवरेबल एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है आपका, तो क्या आप उसे तोड़ के एक बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हो? और ये मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अनसक्सेसफुल शादी के बारे में लिखा है, कैन यू ब्रेक दैट एज वेल? देखो, मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी को जैसे मैं समझती हूँ, ठीक है, आई वुड से यूज दैट एज अ गाइड. इफ समबडी बिलीव्स इट, यूज दैट एज अ गाइड इन योर लाइफ. अगर आपको पता है कि ऐसा इंडिकेशन है कि आपका जीवन या आपका करियर या आपकी शादी जो भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, तो उसमें एक तो है देयर माइट बी थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड योर कंट्रोल, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु वो अनसक्सेसफुल होने का कारण आपका स्वयं का स्वभाव भी हो, ठीक है, तो एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ योर ओन शॉर्टकमिंग्स, उस पर तो आप काम कर ही सकते हो, है ना. अच्छा, दूसरी बात, सक्सेस और फेलियर, क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है, ये कैसे हम बेंचमार्क करें? आई थिंक लोग जब अनफेवरेबल एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं या थोड़े बुरे वाले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि नेचर में कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बस सिचुएशंस दिए जाते हैं. Exactly. और बहुत लोग जैसे मांगलिक होने को बुरा मानते हैं कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स का प्रेजेंस है, मैं मांगलिक हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव अ बैड लाइफ. और
ये भी कहा जाता है कि मतलब बहुत बहुत सारी चीजें कही जाती है शनि के बारे में बहुत पर कुछ मंगल कहा। के बारे में दूसरी एक चीज, अच्छा हम ये पूरा एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं which is not my strong subject, नहीं परंतु मंगल जो है ना that also brings passion। हम्म, तो आप जो कर रहे हो रणवीर, इतने पैशन से कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है। तो दैट्स द थिंग है ना, अच्छा क्या बुरा क्या। इफ यू लविंग, एक बहुत सुंदर चाइनीज कथा है इसके विषय में Sure. which I can share। एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं, पर ये सक्सेस फेलियर के बारे में, ओके श्योर। कि हम क्या अच्छा क्या बुरा है ना, लाइक किस क्या मापदंड हो जिससे हम कहें ये सक्सेसफुल या ये नॉट सक्सेसफुल। तो एक चाइनीज शेतकरी है, ये क्या कहते हैं, फार्मर है, और वो उसका एक बेटा है, ठीक है, यंग सा बेटा है, तुम्हारी उम्र का होगा। तो वो एक अच्छा सा बड़ा सा घोड़ा खरीद के आते हैं, एकदम अरबी घोड़ा, चुस्त पुष्ट एकदम। और सारे जो उनके आजू बाजू वाले हैं वो आते हैं देखने, हैं लाइक अरे यार आप तो कितने नसीबवान हो, क्या सुंदर घोड़ा है, आहा हा मजा आ गई। पर ये जो फार्मर होता है वो बहुत ही, जैसे कृष्ण कहते हैं ना, योगस्थ है, बहुत ज्यादा समत्व में मानता है, ना बहुत खुश होता है ना बहुत दुखी होता है। He's like, हाँ ठीक है जो है वो है, जिसे zen कहते हैं। zen मोड में, हाँ। ठीक है। लोग लगते हैं कैसा है, इतना घोड़ा आ गया फिर भी खुश नहीं हो रहा, ठीक है, लोग तो अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जो बेटा है उसका, वो दूसरे दिन निकलता है घोड़े को चलाने के लिए। तो जब घोड़े को चलाने निकलता है तो कुछ होता है और वो गिर जाता है, ठीक है। अब गिर जाता है तो पाँव में फ्रैक्चर आ गया। तो वापस सारे आजू बाजू वाले आते हैं कि अरे रे, ये तो देखो हम सोच रहे थे कि घोड़ा आना तो अच्छी बात है, पर ये तो अपशुकन हो गया, बेचारे बेटे का दूसरे दिन ही पैर टूट गया, कितनी बुरी बात हो गई। फिर से ये जो शेतकरी है, लाइक ठीक है जो हुआ वो हुआ, जैसा है होने दो। फिर एक समाचार आता है कि वो जो गांव के लोग हैं उस राज्य में कुछ जंग छिड़ गई है, तो किसी और राजा के साथ उस वहां के राजा का युद्ध शुरू हो गया, और जितने भी नौजवान युवक हैं उनको आर्मी के लिए एनलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे नेबर्स हैं उनके बच्चों को जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो दे आर डूइंग वेल, राइट। अब ये बच्चा, इसका तो पैर टूटा हुआ है, सो ही इज लेफ्ट, और उसको युद्ध के लिए नहीं ले जाते। तो अब क्या अच्छा क्या बुरा, व्हाट लुक्ड लाइक ये बुरा है पाँव टूटने पर, वो इन अ वे वर्कड इन हिज फेवर। तो जब हम सक्सेस या फेलियर, अच्छा या बुरा की बात करते हैं, वही तो हम नहीं समझ पाते। इसलिए तो कृष्णा से इसकी समत्वम योग उच्यते, कि बहुत अच्छी चीज देखकर आप बहुत ज्यादा खुश, ऑफ कोर्स आप खुश हो, पर ऐसे उछल कूदने लगो और ये सब मेरे कारण, ये मत आप करो। ना ही अगर कुछ चीज आपको लग रहा है कि बुरी हुई है, उसको बुरा समझ के डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा मत करो। जैसे बोलो बोलो नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो अच्छा है कि बुरा है। कल क्या होने वाला है इसके विषय में तो आप जानते नहीं है, और कल शायद आज जो चीज आपको बुरी लगे वो आपके फायदे में हो, है ना। सिर्फ आपको परिश्रम करते रहना है, यू कैन नॉट वर्क, यू हैव टू कंटिन्यू टू डू एंड डू इट एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, ये भी वो कहते हैं, योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। मुझे थोड़ा और शनि के बारे में बात करना है। आपने मुझसे शादी करोगी देखी है? उसमें राजपाल यादव सलमान खान को कहते हैं कि आपका शनि आ रहा है, और फिर वहां से अक्षय कुमार आ जाते हैं वो विकेट सनी थीम सॉन्ग के साथ। बट एक्चुअली अगर आपने वो पूरी मूवी देखी होगी तो अक्षय कुमार उन्हें परेशान करते रहते हैं मूवी के दौरान, और एंड में समथिंग गुड हैपेंस टू सलमान खान बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार। और ये एक शनि को लेके बहुत अच्छा ऐसे है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि शनि आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको तोहफे भी दे सकता है। शनि देव जो है उनका महत्व क्या है, हमको लगता है कि वो बुरा, ठीक है। ये नैरेटिव कहाँ से आया है क्यों बुरे? क्योंकि जब हम जो बात होती है कि जब आपका वो शनि का टाइम चल रहा हो तब आपके साथ बुरा होता है, ऐसा वो कहते हैं, जनरली कहा जाता है। बट अगेन इट्स अबाउट बुरा या अच्छा क्या है ना, बिकॉज दैट इज द टाइम दैट यू गेट डिसिप्लिन्ड। जब कुछ लाइफ में आपके हिसाब से ना चल रहा हो ना, तब आप फोकस कर काम करते रहो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन मतलब क्या, यू नो व्हाट अगेन कृष्णा सेज, ये इंद्रिय निग्रह, आपके सेंसेस को कंट्रोल में करना सीख जाओ, है ना। क्योंकि वैसे भी आपको जो चाहिए वो तो आसानी से मिल नहीं रहा है, ऐसी वो शनि दशा के बारे में होता है। सो शनि इज द वन हु एक्चुअली डिसिप्लिन्स यू एंड प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर।
आगे चलकर जो भी अच्छा होने वाला हो उसका प्रेपरेशन टाइम है ये. सो इफ टेकन इन दैट सेंस, शनि इज कंसिडर्ड वन कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो भले ही शुरुआत में तकलीफें आए, यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर. परंतु इफ एट दैट टाइम आप डिसिप्लिन ना रहो तो फिर आप ना डिसिप्लिन रहो तो वैसे भी बुराई होना है, इसमें शनि भगवान क्या करे, है ना. बट द शनि महादशा की जो बात होती है जनरली, that is the time when you can actually focus yourself onto yourself, learn to accept things as they are. क्योंकि बातें करना तो आसान है ना, कि अरे accept things as they are, समत्वम योग उच्यते, परंतु जब करने पर आए तभी तो ना. so that is the period जब आपको आप जो बातें करते हो वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का समय है. so that's the time of your own स्वाध्याय and your परिश्रम. if you do it well, it's going to work out well. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.